जी तुम्हारे राज में बन गए हमारे ठाठ हैं, मोदी जी तुम्हारे राज में बन गए हमारे ठाठ में। उन सब का उद्धार किया जो सब दुखी थे, मोदी जी तुम्हारे राज में बन गए हमारे ठाठ हैं। वाह, कभी भी है। तो दोस्तों 2019 के चुनाव आ गए हैं और आप सभी एक सरकार चुनने की तैयारी कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के बारे में और हम बताएंगे बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार की ऐसी सच्चाई जिसे कई लोग जानते हैं और कई लोग इसे मानने को तैयार नहीं, और कई लोग इस वीडियो को पूरा देख भी नहीं पाएंगे क्योंकि उन लोगों ने जो पट्टियां अपनी आंखों में बांध रखी है, ये वीडियो उन पट्टियों को खोलने का प्रयास करेगा। और इस वीडियो में हम बीजेपी की कुछ ऐसी सच्चाई बताएंगे जिसे कई लोग देखना नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो होगा कुछ इंटरेस्टिंग। अमीरों की पार्टी, तो बीजेपी को कहा जाता है कि ये अमीरों की पार्टी है। तो दोस्तों इससे बड़ा जोक शायद ही कुछ हो सकता है क्योंकि बीजेपी अमीरों की पार्टी नहीं अपितु गरीबों की और मिडिल क्लास वालों की पार्टी है, और ये बात मैं आपको अभी साबित करूंगा। 7 लाख करोड़ ये वही है जो 2014 में आप छोड़ के गए। ये तो ब्याज बढ़ रहा है, ब्याज बढ़ रहा है, एक नया एनपीए नहीं बढ़ रहा है। ये आप छोड़ के गए उसका ब्याज बढ़ रहा है, और हमने कानून ऐसे लाए हैं कि 3 लाख करोड़ रुपया वापिस आना शुरू हुआ। हाँ। तो दोस्तों बीजेपी वो पार्टी है जो बैंकरप्सी बिल लेकर आई, जिसके कारण बैंक एक समय बाद बड़े उद्योगपति और अमीर घरानों से उनके लोन की रकम वसूल कर सकता है और उनकी संपत्ति जब्त कर सकती है। और ऐसा बिल बीजेपी लेकर आई। मोदी के आने से पहले भी विजय माल्या और नीरव मोदी के ऊपर लोन था, पर ये लोग मनमोहन के जमाने में आईपीएल करवा रहे थे, मजे लूट रहे थे, अय्याशी कर रहे थे इसी देश के बैंकों के पैसों से। पर ऐसा कोई कानून नहीं था जो इनके ऊपर शिकंजा कसे। पर मोदी के आने के बाद जब बैंकरप्सी बिल लाया गया तो इन लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि इन पर शिकंजा कस चुका था और इनको जल्द ही जेल में डाला जाना था। और आज भी विजय माल्या से उनकी लोन की रकम से ज्यादा रकम वसूली जा चुकी है। नीरव मोदी की भी कई सारी संपत्ति सीज करी जा चुकी है, और ये हो रहा है मोदी के कारण, नहीं तो पहले भी ये बैंक के पैसे पर मजे ले रहे थे। तो बीजेपी कैसे अमीरों की पार्टी हुई जो अमीरों को ही जेल में डलवाने का काम कर रही है। जो भाग गए हैं वो ट्विटर पर रो रहे हैं कि मैं तो 9,000 करोड़ लेके निकला था, लेकिन मोदी ने 13,000 करोड़ रुपया मेरा जब्त कर लिया। वो रो रहे हैं, ट्विटर कर रहे हैं, और बोले मैं सुबह उठता हूं तो पता चलता है कि मेरी आज ये संपत्ति का पता चल गया, वो भी जब्त हो गई। दुनिया के किसी देश में संपत्ति है वो भी जब्त हो गई। ये कानून हमने बनाए, ये कानून हमने बनाया। लूटने वालों को आपने लूटने दिया, हमने कानून बना करके उनको वापस लाने की कोशिश की। मोदी जी जीएसटी लेकर आए जिससे टैक्स बढ़ा और टैक्स पेयर बढ़े। उसी पैसे से करोड़ों शौचालय बनाए गए, गरीबों के लिए घर बनाए गए, गरीबों के लिए आयुष्मान भारत जैसी योजना चलाई गई जिससे कई गरीबों का इलाज हो पा रहा है। गरीबों का 5 लाख तक का इलाज जिसमें वो अच्छे और बड़े अस्पताल में जाकर इलाज करा पा रहे हैं, जहाँ के खर्चे सुन के उनकी रूह कांप जाती थी। ऐसे ही कई बड़े अस्पतालों में गरीब जाकर अपना इलाज करा रहे हैं। मेरा नाम रक्षा देवी है, मैं बुलंदशहर जिले ढकपुरा गांव से आई हूँ। मेरे पैरों में बहुत दिक्कत थी, चलने में बड़ी असमर्थ थी, एक जगह ही बैठी रहती थी। जब मुझे आयुष्मान कार्ड मिला तो मुझे बहुत राहत मिली, और मैं उसी वजह से मैं बुलंदशहर जिले में हाँ राणा हॉस्पिटल में जो मेरा ऑपरेशन हुआ उसी दिन से मैं ढंग से चल पा रही हूँ। और आपका तो बहुत पहले गए तो डॉक्टर कितना पैसा मांगता था? 1.5 लाख रुपए मांगते थे। 1.5 लाख रुपए। अलीगढ़ करवाया था, उन्होंने मेडिकल गई थी, उन्होंने बोला कि 1.5 लाख रुपए लेके आ जाइए और आपका जो ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं करवा पाई। और आपकी वजह से ही आज जो मेरा ऑपरेशन हुआ, जो मैं चलने में समर्थ हूँ, अभी बराबर चलती है। और राहुल गांधी उसी योजना को बंद करने की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये योजना अमीरों को फायदा पहुंचा रही है। मतलब अच्छे अस्पताल में इलाज सिर्फ सोनिया गांधी ही करा सकती है, और अगर उसी हॉस्पिटल में गरीब इलाज कराए तो वह अमीरों को फायदा पहुंचाना बन जाता है। राहुल, जब किसी परिवार का एक सदस्य जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ता है ना, और उस परिवार का सदस्य इलाज कराकर जीवित घर पर सही सलामत पहुंच जाता है ना, तो उस गरीब परिवार को कितना सुकून मिलता है, ये तुम क्या जानो राहुल बाबू। पर दोस्तों ये सही बात है कि इससे शायद किसी अमीर को फायदा होगा, क्योंकि हॉस्पिटल तो कोई अमीर ही बना सकता है ना,
कोई रेडी चलाने वाला तो बना नहीं सकता, ना ही वो हॉस्पिटल का खर्चा उठा सकता है। पर उस हॉस्पिटल में नर्स स्टाफ कोई गरीब परिवार का ही होता है और नौकरी उसमें कोई गरीब परिवार के लोग ही करते हैं। और अगर आपको लगता है कि किसी हॉस्पिटल में इलाज कराने से किसी अमीर को फायदा पहुंचता है, तो आपके घर में जब कोई बीमार हो तो जो लोग टेंट लगा के हिमालय की जड़ी बूटियां बेचते हैं, उनसे अपने परिवार का इलाज करवाना चाहिए और सोनिया गांधी को भी उनसे ही इलाज कराना चाहिए। पर दोस्तों, हम राहुल गांधी जैसे ज्ञानी इंसानों को नहीं समझा सकते और ना ही उनके समर्थकों को समझा सकते हैं। इसको सर सेप्सिस हो गया था और पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया था। तो 8वां दिन इसको लाके रानी चिल्ड्रन में एडमिट किए। तो जानकारी था आपका, आप चिट्ठी भेजे थे सर। वो आया था वो PMJ वाला, तो फिर इसका PMJ करा के इलाज करवाए और इसका नाम भी हम लोग आयुष रखे हुए हैं। वाह। ये हुआ था तो 3 किलो 200 था, लेकिन एक सप्ताह में इसका वजन 2 किलो 600 हो गया था और अभी काफ़ी स्वस्थ है सर। आप ही के चलते ये बहुत अच्छा है। चल, तुम्हें अब डॉक्टर बनके सबको आयुष देना है। जी जी, पक्का? पर ये बात तो साबित है कि आयुष्मान भारत योजना से कहीं ना कहीं किसी ना किसी गरीब को फायदा पहुंच रहा है। तो इस प्रकार की स्कीम से किस अमीर को फायदा हो रहा है, मुझे बताइए। गरीबों के शौचालय और मकान बनवाने से किस अमीर को फायदा हो रहा है? सिलेंडर देने से या बीमा योजना से, यूरिया की नीम कोटिंग करने से, फसल बीमा योजना से, मुद्रा योजना से, इसमें 17 करोड़ युवाओं को लोन दिया गया रोजगार करने के लिए, जिसमें अधिकतर महिलाएं हैं जिन्हें 1-2 लाख रुपए तक का लोन दिया गया ताकि वो रोजगार कर सके। वो किन अमीरों को फायदा पहुंचाया गया है? 5 लाख से कम कमाई पर टैक्स नहीं लगेगा और 5 लाख पर टैक्स लगेगा। इसका फायदा किन अमीरों को मिला है? तो दोस्तों, इस प्रकार की योजनाओं से किन अमीरों को फायदा हुआ है, मुझे बताइए। बाकी तो लोग सालों से गरीबी हटाने के बात कर रहे हैं और वो लोग गरीबों के लिए एक शौचालय भी बनवा कर नहीं दे पाए, गरीबों की बेटियों को एक सिलेंडर भी नहीं दे पाए, गरीबों के लिए सही इलाज की व्यवस्था भी नहीं करा पाए। तो दोस्तों, बीजेपी अमीरों की पार्टी नहीं है। बीजेपी ने ऐसी कई योजनाएं चलाई है जिससे गरीबों को और मध्यम वर्गीय लोगों को फायदा हुआ है। और बीजेपी ने कई सारे उद्योगपतियों पर जो लोन लेके एंजॉय कर रहे थे, उन पर शिकंजा कसा है। तो बीजेपी गरीबों की पार्टी है और ये एक सच्चाई है। 4.5 साल में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं। और जो लोग कहते हैं कि ये सरकार अमीरों के लिए है, मुझे खुशी है कि मेरे देश के 10 करोड़ अमीरों के लिए मैंने शौचालय बनाया। वही मेरे अमीर है, वही मेरा ईमान है, वही मेरी जिंदगी है। उन्हीं के लिए जीता हूं, उन्हीं के लिए यहाँ आया। राष्ट्र सुरक्षा, तो भैया कांग्रेस और अन्य पार्टियों का आरोप है कि बीजेपी राष्ट्र सुरक्षा को मुद्दा बना रही है चुनाव जीतने के लिए। तो दोस्तों, ये सही बात है, बीजेपी राष्ट्र सुरक्षा को मुद्दा बना रही है। पर दोस्तों, अब दुनिया का मुझे एक देश बताइए किस देश के लिए राष्ट्र सुरक्षा मुद्दा नहीं है। नॉर्थ कोरिया जैसे देश के लिए भी राष्ट्र सुरक्षा मुद्दा है। किम जोंग जो खुद अपनी सेना को मजबूत कर रहा है। अमेरिका के लिए भी राष्ट्र सुरक्षा मुद्दा है। 9/11 के बाद उन्होंने पूरे अरब देशों से ओसामा को सौंपने की मांग की अपने हजारों नागरिकों को खोने के बाद, और अमेरिका ने अरब के कई देशों की नींद हराम कर दी। ट्रंप भी अमेरिका और मेक्सिको के बीच दीवार बना रहा है घुसपैठ रोकने के लिए, और इसी प्रकार की कुछ पॉलिसी के कारण वो फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा है। इजराइल के लिए भी राष्ट्र सुरक्षा मुद्दा है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में उन्होंने युद्ध लड़ा है अपने राष्ट्र के लिए। पाकिस्तान जैसे देशों के लिए भी राष्ट्र सुरक्षा मुद्दा है। और हमारे देश में बोला जा रहा है कि बीजेपी राष्ट्र सुरक्षा को मुद्दा बना रही है। मतलब ये लोग कौन सी चरस पीते हैं, इनके लिए राष्ट्र सुरक्षा कोई मुद्दा ही नहीं। आओ देश में घुसो, लोगों को मारो जैसे 26/11 में मारा था, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सुरक्षा मुद्दा ही नहीं। आज भारत का कोई भी युवा कितना ही पढ़ ले, मल्टीनेशनल में काम कर ले, कितना भी कमा ले, पर एक दिन AK-47 से गोली आकर उसको लगेगी और वो युवा मर सकता है, क्योंकि हमारे देश में राष्ट्र सुरक्षा मुद्दा ही नहीं। मुद्दा तो सिर्फ नेताओं की सुरक्षा का है, इसलिए उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है। आम इंसान और जवान तो मरने के लिए ही होते हैं, क्योंकि इस देश में राष्ट्र सुरक्षा मुद्दा ही नहीं है। कि कांग्रेस पार्टी ने अपना एक ढकोसला पत्र जारी किया है। इस ढकोसला पत्र में कांग्रेस ने वादा किया है कि सेना का सुरक्षा कवच हटा देंगे। जो कानून आतंकी के प्रभाव वाले क्षेत्र में
सेना के जवानों को मदद करता है, उसी कानून को हटा देंगे। ऐसी बात जिन्होंने 60 साल तक देश में राज किया, ऐसे लोग कर रहे हैं। उधर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ऐसे वादे किए कि ऐसा लग रहा है कि इस मैनिफेस्टो के लिए उन्होंने पाकिस्तान से सुझाव मांगे थे। हम देशद्रोह का कानून हटा देंगे, ये उनका चुनावी वादा है। क्या और किसको खुश करने के लिए ये कानून हटाने की बात की जा रही है और इससे कौन खुश होने वाला है, इसे आप ही सोचिए। दोस्तों, लोगों को भारत के खिलाफ भड़का दो, जैसे पाकिस्तान में जिहाद कर दूसरे धर्मों के खिलाफ भड़काया जाता है। देश में गृह युद्ध करवा दो, लोग देश के खिलाफ साजिश रचे क्योंकि देशद्रोह का कानून हटा दिया जाएगा। कांग्रेस ने ऐसा ही एक और वादा किया कि हम अस्पा को हटा देंगे। अब दोस्तों, अस्पा एक ऐसा कानून है जिससे हमारी फौज विकट परिस्थितियों में कार्रवाई कर सके, पर यह कानून हटाने के बाद सेना कार्रवाई नहीं कर पाएगी और वो फोन लगाकर पूछेगी, राहुल जी अभी हम लड़े कि अभी हम मरे, अगर आपका मुस्लिम तुष्टीकरण कम हो गया हो तो। और दोस्तों, इस प्रकार के कानून को सेना से छीनने का फायदा आतंकवादियों को होगा कि किसको होगा, आप ही मुझे बताइए। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को एक और वादा करना चाहिए कि भारत में आकर अगर आतंकवादी 200 लोगों को मारेगा तो उसे पद्म विभूषण मिलेगा और आतंकवादी 500 लोगों को मारेगा तो उसे भारत रत्न से नवाजा जाएगा। तो दोस्तों, देश की सबसे पुरानी पार्टी देश को कमजोर कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा इनके लिए वीडियो गेम बन गया है, क्योंकि इनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा है ही नहीं। तो सेना के लिए इन्होंने राफेल नहीं खरीदे, कोई भी हथियार नहीं खरीदे, और जब खरीदे गए तो उस डील में अड़ंगा लगाने लगे, क्योंकि इनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा है ही नहीं। उस समय सेना की वो हालत ही नहीं रहने दी थी आपने। सेना को एक प्रकार से आपने निहत्था बना दिया था। वो स्थिति नहीं थी कि सर्जिकल स्ट्राइक करने का कोई निर्णय कर सके। ये हाल बना के रखा था। वो दिन थे जब बुलेट प्रूफ जैकेट तक उपलब्ध नहीं थे। आप इस सर्जिकल स्ट्राइक का सोच भी कैसे सकते थे? और आप तो हिंदुस्तान को आंखों में धूल झोंक रहे हैं। न कम्युनिकेशन डिवाइस थे, न हेलमेट थे, न अच्छे प्रकार के जूते थे। मैं युद्ध सामग्री की तो बात ही नहीं करता, सामान्य व्यवस्था की बातें। तो दोस्तों, देश की अधिकतर पार्टियां ऐसी ही है। कोई घुसपैठियों को अंदर घुसा रहा है, तो कोई आतंकवादियों के समर्थन में बोल रहा है, तो कोई सेना के विरुद्ध कानून बना रहा है, तो कोई सेना के हकों को छीनने की बात कर रहा है। पर आप लोग जो इनको वोट देते हैं, उनका क्या, उनके लिए क्या? वो तो मरने के लिए ही बने हैं, क्योंकि इन पार्टियों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा है ही नहीं। पर इसके विपरीत बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने राष्ट्र हित को सर्वोपरि और राष्ट्र रक्षा को महत्व दिया। आतंकवादी हमला हुआ तो उसको जवाब दिया, पाकिस्तान को हर तरीके से दबाव में डाला, चाइना को भी डोकलाम में पीछे ढकेला, राफेल डील करी और कई सारे हथियार भी खरीदे, सेना की सैन्य क्षमता को मजबूत करा, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि है। वो राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को बोलती है और वो सही भी है, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षा यहाँ के लोगों की सुरक्षा, आपकी और आपके परिवारों की सुरक्षा विदेशी ताकतों से बीजेपी ने ही की है, और इस बात को उन्होंने साबित भी किया है। भारतीय सेना ने 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग की। 5 साल बाद भी 2014 तक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदी गई। अब वो सर्जिकल स्ट्राइक की बातें करते हैं। यह स्थिति जानने के बाद 2016 में हमने 50,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की खरीदी की और 2018 में पूरी 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट हमने हमारे जवानों को पहुंचा दी है। आप कांग्रेस के 10 साल देख लीजिए, उन्होंने आतंकवादी हमलों पे क्या कार्रवाई की। लोग आतंकवादी हमलों में मर रहे थे, तब क्या किया ये आपको पता है। पर इन 5 सालों में देश की सेना के लिए क्या किया? आतंकवादियों को मारने के लिए मिशन ऑल आउट चलाया गया, पाकिस्तान और चीन को जवाब दिया गया। और इन 5 सालों में देश में आप देखेंगे तो आतंकवादी हमलों में कितनी कमी आई। इसलिए बीजेपी एकमात्र बड़ी पार्टी है जो राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानती है और देश के हित में कार्य करती है, और ये बीजेपी की सच्चाई है। परिवारवाद, तो दोस्तों राहुल गांधी का कहना है कि मोदी जी ने आडवाणी जी को जूता मार के भगा दिया। और उसके बाद मेरे दिमाग में राहुल गांधी को लेकर एक प्रश्न उठा, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो दोस्तों आडवाणी जी की उम्र 91 साल है, और इस उम्र में अगर उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ रही है तो उसमें क्या गलत है। और बीजेपी में आडवाणी जी ही नहीं और कई सारे कद्दावर नेता को टिकट नहीं दिया गया। मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार, कलराज मिश्र, सुमित्रा महाजन, तो दोस्तों इन सभी नेताओं की उम्र
75 साल से ज्यादा या उसके आसपास है। इसलिए बीजेपी ने इनकी जगह नए चेहरों को जगह दी। मुझे बताइए, 70 साल के 80 साल के होंगे और काठी टेक कर आएंगे तो क्या एंकर करके आप इनको पसंद करोगे? नहीं करोगे। तो उम्र का ये तकाजा होता है। अब अडवाणी जी 92 साल के हुए और नए पीढ़ी को हमने देना चाहिए। अब एक समय अब सुमित्रा महाजन, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी ऐसे नेता है जो आसानी से जीत जाते हैं। फिर भी बीजेपी ने इनकी जगह नए युवा चेहरों को उतारा और इनमें से इनके किसी भी परिवार के व्यक्ति को नहीं उतारा। आडवाणी जी ने भी अपनी लड़की को उतारने से मना कर दिया और अन्य नेताओं ने भी अपने परिवार के लोगों को उतारने से मना कर दिया। इसके अलावा भी साउथ बेंगलोर के पूर्व सांसद की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को टिकट न देकर 28 साल के युवा तेजस्वी सूर्या को टिकट दिया गया। नरेंद्र मोदी, जिनका कोई रिश्तेदार राजनीति में नहीं था, फिर भी उनको सीएम बना दिया गया। और मैं परिवारवाद, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा लड़के लड़की कोई टिकट नहीं मांगते। और मैंने सब नेता को कहा, नहीं तो बीच में हमारे पार्टी में भी नेताओं के लड़कों ने खादी के कपड़े पहनना शुरू किया था। मैंने बोला तुम्हारे लड़के लड़कियों को तुम्हारे कहने पर टिकट नहीं मिलेगा और मैं देने नहीं दूंगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। यहाँ पर किसी भी अच्छे कार्यकर्ता को उठाया जा सकता है, टिकट दिया जा सकता है। इसके विपरीत कांग्रेस में देखिए, राहुल गांधी, उनकी क्या अचीवमेंट है कि उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। उनकी छोड़ो, उनकी बहन प्रियंका गांधी, उनकी क्या अचीवमेंट है कि उनको यूपी का प्रभावी बना दिया गया। दिग्विजय सिंह ने अपने बेटे को चुनाव के लिए उतार दिया। कमलनाथ ने भी छिंदवाड़ा से अपने बेटे को चुनाव के लिए उतार दिया। सपा में भी आप देख लीजिए, काका, चाचा, भाई, भाभी, चाचा का बेटा, बड़े पापा का बेटा, बड़े पापा, चाचा, पूरे परिवार को सपा पार्टी टिकट देती है। और कोई भी पार्टी देख लीजिए, कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की पार्टी, महबूबा मुफ्ती की पार्टी, ये सारी पार्टियां परिवारवाद को समर्थन करती है। एक परिवार के बाहर इन पार्टियों का अस्तित्व कोई सोच भी नहीं सकता। पर एक बात समझ नहीं आती, इनके कार्यकर्ता को कौन सी घुट्टी दी गई है जो एक ही परिवार को समर्थन देते रहते हैं, लठ खाते रहते हैं और अपनी पूरी जिंदगी पार्टी कार्यकर्ता बनकर गुजार लेते हैं, पर उनको टिकट नहीं मिल पाता। इसलिए भी दोस्तों, बीजेपी आज देश की सबसे युवा पार्टी, सबसे प्रतिभाशील पार्टी और एक ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद में बिल्कुल फिट नहीं बैठती। यह भी बीजेपी की एक सच्चाई है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यस टाइप कीजिए और नहीं लगा तो नो टाइप कीजिए। तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हम इसी तरह आते रहेंगे, कुछ जानकारी भरे और कुछ देश हित में वीडियो लाते रहेंगे। जब से हमको होश हुआ, बहुत प्रधानमंत्री आए, बहुत चले गए हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री अभी आप आए हुए हैं, इसे मिले हैं, जो गरीबों का मसीहा है। बहुत गरीब को ज़िंदगी बसर न्याय से मिल रहा है।